कल अपन पिछले वीडियो में फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन की बात कर रहे थे। अपन ने फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ा। हेलो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में अपन ने वुड्स रिएक्शन की बातें की थी। वुड्स, देन वुड्स फिटिंग एंड फिटिंग, तीन नेम रिएक्शन पढ़ी थी। बहुत आसान थी। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन या एरिल हैलाइड की रिएक्शन अपन सोडियम के साथ कर रहे थे, तो फ्री रेडिकल बना रहे थे और फिर उन दोनों फ्री रेडिकल को आपस में अटैच कर दे रहे थे। ये एक सीधा सिंपल सा मैकेनिज्म था। कोई भी इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं क्वेश्चन आता इसमें से। और एक बात ध्यान रखना है कि इसमें जो इवन नंबर का प्रोडक्ट होता है उसको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मिलती है, ऑड नंबर वाले को कम मिलती है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा प्रोडक्ट इससे आप नहीं बना सकते हैं, तो या तो आप उसमें से कार्बन का नंबर काउंट करके बता दो, या फिर सबसे बेस्ट तरीका है कि स्ट्रक्चर को देखो और अनसिमेट्रिकल जो हो उसको टिक कर दो। और बाकी प्रोडक्ट पूछेगा तो वो तो आप किसी भी कीमत पर आसानी से बता सकते हो, क्योंकि बहुत आसान है प्रोडक्ट बताना। रेडिकल लीजिए, RX लीजिए, उसका R डॉट बनाइए X हटा करके और फिर दो रेडिकल को चिपका दीजिए। अगर दो RX दोनों अलग अलग टाइप के हैं तो फिर मेन प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट वो होगा जो दोनों टाइप के रेडिकल को मिलाने से बनता है। चलिए अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, 1 ब्यूटीन ऑन रिएक्शन विथ HBr। 1 ब्यूटीन मतलब 1 2 3 4 ब्यूटीन 4 कार्बन की है और उसके ऊपर में अपने को रिएक्शन करवाना है किसके साथ में, इसकी ये आपका 1 ब्यूटीन है HBr के साथ में, और प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे परऑक्साइड है। अगर आप यहाँ पे परऑक्साइड दिया हुआ है तो ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल वाला। और इसमें हमेशा 1 डिग्री प्रोडक्ट बनता था, आपको याद होगा, CH3 CH2 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 एंड Br। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। सही बात है, तो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट इन्वॉल्व्स द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बिल्कुल, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होती है। क्यों? क्योंकि ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ही तो है। तो जो रीज़न दिया है या स्टेटमेंट 2 दिया है वो भी करेक्ट है। स्टेटमेंट भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है। और 1 ब्रोमो क्यों बनता है उसका रीज़न होता है क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल वाली मैकेनिज्म लगती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाली मैकेनिज्म नहीं लगती हैं। फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म से एंटी मार्कोनिकॉफ अटैक होता है। तो स्टेटमेंट करेक्ट है, रीज़न करेक्ट है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो अभी लेटेस्ट आ रहे हैं 2 साल से एग्जाम में, तो उस टाइप का क्वेश्चन आप करने में हो जाओगे अब आप सही, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट सही है, रीज़न भी सही है। तो क्या होगा, स्टेटमेंट एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न इज बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट। ओके, तो इसका आंसर जाएगा वही वाला। अगला स्टेटमेंट है, आयोडीनेशन एल्किन इज रिवर्सिबल। जब अपन ने एल्किन लिया था, जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, और अपन ने इसका आयोडीनेशन करवाया था, I2 करवाया था, ठीक है। तो ये क्या था, मैंने बोला था ना कि ये यहाँ पे लग तो जाएगा, CH2 दोनों जगह आयोडीन लग जाएगा आराम से। बट फिर क्या होगा, ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। अगर इस रिवर्सिबल रिएक्शन को रोकना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे। HNO3 लेना पड़ सकता है, HiO3 ले सकना पड़ सकता है। तो स्टेटमेंट तो करेक्ट है, एल्कीन्स का एल्कीन या एल्काइंस कोई भी हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो वो जो रिएक्शंस होगी वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। अगर यहाँ पे एल्काइन भी लोगे तो भी क्या होगा, आयोडीन दो आयोडीन लगेंगे और वो फिर से IO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो एल्कीन हो भले एल्काइन हो, आयोडीनेशन रिवर्सिबल होता है। स्टेटमेंट यहाँ पे भी सही है और रीज़न भी सही है। क्यों? क्योंकि अगर आपको आयोडीनेशन है ना करवाना है तो आपको आयोडिक एसिड लेना पड़ेगा, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। रीज़न भी सही है, लेकिन इसका कारण ये थोड़ी है कि आप आयोडिक एसिड ले रहे हो इसीलिए वो रिवर्सिबल है। ऐसा थोड़ी है, रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए आयोडिक एसिड काम में लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आयोडिक एसिड ले लिया इसीलिए रिवर्सिबल हो रही थी रिएक्शन। तो रीज़न का आंसर जो स्टेटमेंट है उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। अब इसका नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। एक होता है आपके पास में आइसो और एक होता है नियो। जब मैंने IUPAC पढ़ाई थी तब आपको बताया था कि नियो का मतलब होता है कि आपको प्लस बनाना है। तो
ब्यूटाइल 1 2 3 4, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, और ये हो जाएगा आपका 5 कार्बन पेंटाइल, और यहाँ पे ब्रोमाइड और लगाना है। तो ये क्या बन गया आपका, अब इसके हाइड्रोजन तो आप बेल लगा ही सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो ये आपका बन चुका है नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। अब इसका करवाना है आपको वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन करवाने के लिए आप क्या करोगे, सीधी सी बात है, यहाँ ब्रोमीन हटाओगे, ऐसा रेडिकल बनाओगे, और फिर ऐसे कैसे 2 रेडिकल को आपस में चिपका दोगे। तो चलिए अपन वही करते हैं, ऐसे 2 रेडिकल बनाएंगे और उन रेडिकल को आपस में चिपका देंगे। CH3 कार्बन, CH3 CH3 CH2, और ऐसा कैसा एक और रेडिकल बना रहे हैं सामने, दूसरी पेन से बना दूँ मैं, ओके इस पेन से बना देता हूँ। CH2 C CH3 CH3 CH3, ये दूसरा रेडिकल, फिर इन दोनों को चिपका दो आपस में। अब इसका ये कितने कार्बन की बन गई आपके पास में, अगर आप देखोगे मेन चेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन का बन गया है बिल्कुल। तो पेंटेन वाला ऑप्शन तो हटा ही दो, हेक्सेन है, ठीक है। 1, इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 2,2 डाईमिथाइल है, और 5,5, तो 2,2 और 5,5, 4 बार मिथाइल है तो टेट्रा मिथाइल। अब इसमें दोनों चीज़ें काम में ले ली आपसे, IUPAC भी पूछ ली और वुड्स रिएक्शन भी पूछ ली। तो इस टाइप का मिक्स क्वेश्चन भी आएगा तो आप कर सकते हो आसानी से, कोई बड़ी बात है नहीं। क्योंकि आपको देखो IUPAC इसमें ये थोड़ा सा मतलब ऐसा बोलने पर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, एक ज़्यादा लेंदी तो नहीं बट 1 मिनट लग जाता है इस क्वेश्चन में। क्योंकि पहले आप न्यू पेंटिल ब्रोमाइड की स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर उसकी वुड्स रिएक्शन करवाओगे, उसके बाद प्रोडक्ट बनाओगे, फिर प्रोडक्ट को देखोगे नाम से मैच करके, तब 1 मिनट तो लग ही जाता है, ठीक है। बट क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेंथी बोल सकते हैं उसको, 1 मिनट खा जा रहा क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन ऑर्गेनिक में 1 मिनट लेने वाले नहीं होते हैं। चलिए अब अपन आज पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे अपन जो पढ़ रहे हैं वो फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर ही पढ़ रहे हैं। कल अपन ने पढ़ा था वुड्स रिएक्शन, मैं इसको WZ बोलता हूँ, वुड्स रिएक्शन। आज पढ़ेंगे एक और साइंटिफिक नेम रिएक्शन, वो है नेम रिएक्शन का नाम है कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, वुड्स और फिर कॉल्ब, ठीक है। याद रखना वुड्स और कॉल्बे दोनों के दोनों साइंटिफिक नेम है, इंसान के नाम है। वुड्स भी एक इंसान का नाम है और कॉल्बे भी एक इंसान का नाम है, ठीक है। तो इन दोनों में मैकेनिज्म भी, जब दोनों इंसान हैं और दोनों का प्रोडक्ट बनता है एल्केन, क्या बनता है एल्केन, और दोनों में यही करना होता है, दोनों में रेडिकल बना करके रेडिकल को चिपका देना होता है, सेम मैकेनिज्म है, ठीक है। इन दोनों की सेम मैकेनिज्म होगी, इस बात को याद रखोगे क्या आप। मैं इसीलिए याद करने को बोल रहा हूँ क्योंकि एक इसके बाद में एक और रिएक्शन आएगी कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद में अपन पढ़ेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। तो इन तीनों रिएक्शन में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी। तो जहाँ भी देखो, एक तो आएगी वुड्स रिएक्शन, एक आएगी कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, और एक आएगा डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो डीकार्बोक्सिलेशन कोई नेम रिएक्शन नहीं है, आदमी का नाम में नहीं है। जब भी आदमी का नाम आएगा इन दोनों में सेम मैकेनिज्म होगी, सेम मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। आप टॉप पेज की कॉपी के टॉप पेज पे लिख लीजिए, ओके। अगला है, अब इसमें करना क्या है, देखो आपको देगा ऐसे सॉल्ट, देगा सॉल्ट, पहले आप और वुड्स में क्या करता था RX देता था, तो आप X को हटा करके रेडिकल बनाते थे। इसमें क्या करोगे, इस COONA इस पूरे को हटा करके रेडिकल बना दोगे, यानी कि इसकी शॉर्ट में मैं अगर रिएक्शन लिखूँ यहाँ पे तो RCOONA देगा, आपको देगा। आप क्या करोगे, यहाँ से इसको रिमूव करोगे, R रेडिकल बनाओगे, ठीक है। उसके बाद में ऐसे के ऐसे 2 R रेडिकल के बीच में बॉन्ड बना दोगे। वहाँ RX में से X रिमूव कर रहे थे, यहाँ COONA रिमूव करोगे। समझ में आई बात, सेम है। तो अब अपन क्वेश्चन की बातें करते हैं, पहले NCERT पढ़ लेते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट, यहाँ पे सोडियम भी हो सकता है और पोटेशियम भी हो सकता है। हर रोज इसी टाइम पे जब बैठे तभी याद आता लोगों को। चलिए, तो अपन बात कर रहे थे कि सोडियम या फिर पोटेशियम का एक सॉल्ट लेंगे और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो ये बात तो कोई ज़रूरी नहीं है, एग्जाम में ऐसा कोई पूछेगा नहीं,
ये बात तो ज़रूरी नहीं है, और ये भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, बट ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये रिएक्शन, क्योंकि मेन मैकेनिज्म तो यही है। आपने इसको 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, आप RX के भी 2 मॉलिक्यूल ले रहे थे, याद है आपको। उसके बाद में यहाँ COO हटाना है और CH3 रेडिकल बना देना है, और इस CH3 के 2 रेडिकल को आप आपस में कंबाइन कर लोगे। समझ में आ गई होगी मैकेनिज्म मैं क्या बोलना चाह रहा था। रिवीजन करोगे तो आपके माइंड में रहेगी चीज़ें, और फटाफट आप क्वेश्चन करने लग जाओगे। इसमें देखो प्रोडक्ट में क्या बना है, CH3 बना है, साथ में बना है CO2, साथ में बनी है हाइड्रोजन, और साथ में बना है NaOH। ठीक है, NaOH बना है, ये क्या, इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक, यानी कि ये स्टार या बेस हैं। तो जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगी, रिएक्शन राइट बढ़ जाएगी। मान लो इसके आपने पहले 100 मोल लिए थे, तो शुरुआत में 2 मोल प्रोडक्ट बना, फिर 5 मोल बना, 50 मोल बना। जैसे जैसे रिएक्शन बनेगी उसके डबल मोल NaOH के बनते जाएंगे। तो जैसे जैसे रिएक्शन राइट साइड जाएगी, जैसे जैसे रिएक्शन पूरी होती जाएगी, वैसे वैसे मीडियम जो है वो बेसिक होता जाएगा। स्टेटमेंट आप लिख दो, बेसिक होगा मीडियम। ठीक है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आता है। आप एलन के मॉड्यूल का क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो वहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होगा। वो क्वेश्चन मैं भी सॉल्व करवा दूंगा आपको, बट अभी बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो जैसे जैसे रिएक्शन जाएगी वैसे वैसे बेसिक मैकेनिज्म होगा। पहली बात, अपन ने 2 बातें की अभी तक, बाकी कुछ भी नहीं बात की अपने। ठीक है, कि कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस साइंटिस्ट के नाम पे हैं, आदमी के नाम पे है, तो उसमें वुड्स की वाली मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, COO हटा देंगे और R रेडिकल बनाएंगे, उन रेडिकल को चिपका देंगे। आसान बात। दूसरी बात मैंने बोली है कि इसमें NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका नेचर बेसिक होता है, हर कोई जानता है। तो रिएक्शन जैसे जैसे फॉरवर्ड जाएगी वैसे वैसे मीडियम बेसिक होता जाएगा। ओके, अब अपन बात करते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इसमें सेल काम में लेंगे, तो कुछ चीज़ें कैथोड पे होगी, कुछ चीज़ें एनोड पे होगी। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि कैथोड पे क्या बनेगा और एनोड पे क्या बनेगा। तो एट एनोड पे क्या होगा, एनोड पे बनेगा, याद रखना यही वाला बात तो इंपॉर्टेंट है, एनोड पे बनेगी एल्केन। एल्केन कहाँ मिलेगी अपने को, ये भी स्टेटमेंट में आता है। एल्केन कहाँ मिलेगी, एनोड पे। और क्या मिलेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। एनोड पे क्या क्या प्रोडक्ट मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नीचे वाली मैकेनिज्म याद नहीं रखनी, ऊपर 2 लाइनें याद रखनी थी, और नीचे यही याद रखना है, एनोड पे मिलेगा एल्केन और CO2। देखो एल्केन में भी कार्बन है और CO2 में भी कार्बन है, तो कार्बन कार्बन कहाँ मिल गया आपको, एल्केन उस पे, एनोड पे। कैथोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा आपको हाइड्रोजन गैस एक तो। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और वुड्स रिएक्शन में भी अपन ने एक स्टार पॉइंट लिखा था कि वुड्स रिएक्शन से मीथेन नहीं बना सकते, और इस रिएक्शन से भी मीथेन नहीं बना सकते। ये बोलता है क्यों नहीं बना सकते, भाई सीधी सी बात है, यहाँ 2 रेडिकल कंबाइन होंगे, और 2 रेडिकल कंबाइन होंगे तो कम से कम 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा। इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ रेडिकल कंबाइन होकर के प्रोडक्ट बनता है। बहुत आसान सी बात है, थी कोई बड़ी बात है, कोई हाई फाई या रॉकेट साइंस अपन ने बोली नहीं है। RCOONA मिलेगा, RCOONA में से COONA हटा देंगे और रेडिकल को कंबाइन कर लेंगे। पहली बात, NaOH बनेगा साथ में, तो NaOH के साथ बनने से मीडियम बेसिक होता जाएगा। तीसरी बात बोली, एनोड पे बनेगी एल्केन और CO2 कार्बन वाले प्रोडक्ट। कैथोड पे बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे बनेगा NaOH और साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस। तो एनोड पे क्या, कैथोड पे क्या बनेगा, NaOH एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, ये बातें इंपॉर्टेंट थी, अपन ने लिख ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो अब आप कर ही लोगे। यहाँ से COO हटाओगे ना, COO क्या बनेगा, CH3 रेडिकल। क्या बना, CH3 रेडिकल। अब आपको एक मॉलिक्यूल दिया ना, तो भी आपको सोचना है कि यहाँ 2 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, और CH3 के 2 मॉलिक्यूल को आप जोड़ करके प्रोडक्ट बना दोगे। यहाँ क्या करोगे, फिर से COO को हटाओगे और C2H5 रेडिकल बनाओगे। ऐसे 2 रेडिकल मानोगे, फिर उन दोनों रेडिकल को C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। इसको और क्या लिख सकते हो, इसको और लिख सकते हो, इसको 4 कार्बन CH3 CH2 CH2 CH3 ओपन करके ऐसे लिख सकते हो। दोनों का मतलब एक ही है। इसको कैसे लिखोगे, अरे
यहाँ से COO हटा दोगे तो क्या बचेगा, हाइड्रोजन का रेडिकल। तो हाइड्रोजन का रेडिकल और हाइड्रोजन का रेडिकल मतलब हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है यहाँ पे। अगर आप, ये तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया, अगर आपने इसको बोलते हैं सोडियम, सोडियम का इसका कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, अगर आपने फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट ले लिया तो आपको ये कहाँ बनी है, ये वहाँ बनी है जहाँ पे एनोड पे, तो एनोड पे भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है और कैथोड पे भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो इसका कोई रिएक्शन का कोई मैकेनिज्म मतलब नहीं था, बट अगर आप HCOO लोगे तो दोनों जगह एनोड और कैथोड दोनों जगह हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसमें क्या करोगे, अरे ऐसे क्वेश्चन अपन ने वुड्स रिएक्शन में भी किए थे, जब एक ही जगह RX लगे थे, याद करो अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया था। यहाँ पर याद करो, यहाँ भी Cl था, यहाँ भी Cl था, क्या ना किया, यहाँ पे रेडिकल बनाया था और फिर यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया था, याद है। जैसे यहाँ मान लीजिए CH2Cl और CH2Cl, ये आपको वुड्स रिएक्शन दिया होता मैंने अगर, तो आप इसको कैसे करते, तो आप क्या करते, Cl हटाते और रेडिकल बना लेते, CH2 यहाँ रेडिकल और एक ये रेडिकल, एक ही कार में दो रेडिकल हैं तो आपस में रेडिकल कंबाइन होंगे और बॉन्ड बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक ही में होगा। तो ऐसा होता था, याद करो वुड्स में क्वेश्चन भी करवाए थे। तो यहाँ पे भी तो यही होगा, COO हटाओ, COO हटाओ, रेडिकल बना दो, CH2 रेडिकल CH2 रेडिकल, फिर क्या, इन रेडिकल में बॉन्ड बन जाएगा, एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड और बन गया, तो ये बन गई आपसे एल्कीन। तो डीकार्बोक्सिलेशन, ये सॉरी कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से आप एल्केन और एल्कीन भी बना सकते हो, और अगर पहले से डबल बॉन्ड है तो आप ट्रिपल बॉन्ड भी लगा सकते हो। जैसे इसमें से यहाँ COO हटेगा, यहाँ COO हटेगा, तो क्या बनेगा, CH रेडिकल डबल बॉन्ड CH रेडिकल, C डबल बॉन्ड पहले से था, अब इन रेडिकल में एक और बॉन्ड बन जाएगा तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इससे एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। ऐसा का ऐसा वुड्स रिएक्शन में भी हो सकता है। अगर दो रेडिकल एक ही कार्बन पड़ोस वाले कार्बन पे लगे होंगे, उन रेडिकल को हटा करके आप एक नया बॉन्ड बना दोगे। आसान है क्वेश्चन, तो बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था, दोनों की मैकेनिज्म सेम थी। कल आपने वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी, आज आपने कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ ली। तीसरी रिएक्शन आती है डीकार्बोक्सिलेशन, ये भी नेम रिएक्शन ही एक तरह से डीकार्बोक्सिलेशन। अब इसमें कन्फ्यूज ऐसा हो जाता है, बहुत बार लोग डीकार्बोक्सिलेशन और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किस में रेडिकल बनाना है और किस में CO2 उड़ानी है। इस रिएक्शन में तो बस कुछ भी नहीं करना होता है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है RCOO, ठीक है, और इसमें दिया होगा रिएजेंट CaO चूना, तो इसको चूना लगाना है। देखो चूना लगाने का मतलब क्या है, एक वैसे तो एक तरह से मुहावरा है, चूना लगाना मतलब किसी को धोखाधड़ी कर देना। तो अपन अभी तक क्या कर रहे थे कि इसका एक मॉलिक्यूल आया, अपन ने उसके दो रेडिकल बनाए, उन दोनों को चिपका दिया। अब इसमें चूना क्या लगाएंगे, इसके एक रेडिकल में ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना करके दे देंगे, चूना लगा देंगे, इतना इतना इसके साथ धोखा कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, ये है डीकार्बोक्सिलेशन। वैसे डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, डी का मतलब हटाना, कार्बोक्सी मतलब CO2 हटाना है। तो इसमें क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से ये COO हटाना है और बाकी जो बचेगा उसको लिख देना है। तो क्या बच गया, CH3 मतलब CH4, एक हाइड्रोजन इसको दे देना है। तो ये एक बहुत आसान सी बात है। अभी ऊपर वाली रिएक्शन में मीथेन नहीं बन रही थी, इस रिएक्शन में मीथेन बन गई। तो डीकार्बोक्सिलेशन से इसमें एक लाइन लिखोगे, इससे मीथेन बना सकते हैं। तो एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट वाला कि कौन सी रिएक्शन से मीथेन बना सकता है, वुड्स रिएक्शन दे देगा, वुड्स फिटिंग दे देगा, और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस दे देगा, डीकार्बोक्सिलेशन दे देगा आपको। तो आप डीकार्बोक्सिलेशन पे लगा लेना। डीकार्बोक्सिलेशन बहुत आसान सी रिएक्शन है, इसमें सिर्फ COO हटाना है और एक हाइड्रोजन लगा करके सिंपल हटा देना है। बाकी इसको हटा दीजिए, इसको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, जितना बताया जाए उतना पढ़ लो आप, सिंपल सा, ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। कभी कभी क्या होता है, इसमें बोलता है इसकी रिएक्टिविटी पूछता है इस रिएक्शन की, तो इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी का यही पूछेगा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी अगर जब भी पूछेगा तो R नेगेटिव कार्बोकटायन की कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी, बस। ये आप ऐसे फॉर्मूला टाइप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, नोट्स तो बना ही रहे होंगे, बाकी मैं ये हैंडआउट्स तो आपको दे ही रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है।
तो इसका इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर करना है ना जब भी, तो अब आपको चलिए ये COOH ग्रुप हटाना है, नेगेटिव रेडिकल बनाना है, फिर उसकी स्टेबिलिटी की बात करनी है, ठीक है। तो COOH ग्रुप जो है इसको हटाना है, इस ग्रुप को हटा देना है। तो यहाँ क्या बना, CH3 CH2 नेगेटिव बना, यहाँ बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, यहाँ बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। अब आप GOC1 में जाओ, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार करवा चुका हूँ मैं, 5 से 6 बार इस नेगेटिव की स्टेबिलिटी। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp है, यहाँ sp2 है, यहाँ sp3 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ मेरे कहने का मतलब था, जब भी अगर आपको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी की बात करें तो COOH हटाना है, नेगेटिव लगाना है, और उसके बाद में उसका ऑर्डर बता देना है नेगेटिव की स्टेबिलिटी का। चलिए एक क्वेश्चन और आया है, चलिए 2 क्वेश्चन और हैं ऐसे रिएक्टिविटी के। यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, COOH हटाएंगे, COOH हटा देंगे, ओके हटा दीजिए यहाँ से। वापस बनाऊँ क्या, नहीं यार वापस कौन ही बनेगा, यही नेगेटिव लगा लेता हूँ, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा ना, इसमें टाइम लग जाता है, आप समझदार हो। चलिए अब इसमें क्या, इसका क्या लग रहा है -m लग रहा है, इसका क्या लग रहा है +H लग रहा है, इसका -I, ये न्यूट्रल। अब इनकी स्टेबिलिटी की बात करनी है यार, आसानी से बता दोगे आप। A वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर C वाला है, फिर D वाला है, और B वाला सबसे कम है। ये सब GOC फर्स्ट में अपन पढ़ करके आए हैं, कार्बन आयन की रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, ओके, उसी को काम में लिया। यहाँ क्या करोगे, COOH हटाओगे, तो यहाँ क्या बनेगा, रिंग के ऊपर नेगेटिव आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, रीज़न क्या है, यहाँ पर कोई भी -m या +m नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ग्रुप के साथ रेस्पेक्ट में नहीं है, डायरेक्ट रिंग के ऊपर नेगेटिव है। तो यहाँ डिस्टेंस की बात करेंगे सिर्फ, यहाँ डिस्टेंस कम है तो सिर्फ डिस्टेंस की बात होगी। यहाँ +m -m कब लगाते हैं, जब ये नेगेटिव बेंजीन के ऊपर ग्रुप हो और ग्रुप के ऊपर प्लस या माइनस लगा हो, ये वाला, तब +m -m की बातें करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। यहाँ सिर्फ -I की बात होगी, यहाँ डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। यहाँ पे NO2 ग्रुप -I लगाएगा, दूर है तो कम स्टेबल होगा, पास है तो ज़्यादा स्टेबल होगा। अच्छे क्वेश्चन थे ये तीनों क्वेश्चन क्या थे, डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताइए। आप COOH ग्रुप हटाओगे, नेगेटिव लगाओगे, नेगेटिव की स्टेबिलिटी की बात कर लोगे, आंसर आ जाएगा, ओके। एक क्वेश्चन है, ये बोलता है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल आते रहते हैं एग्जाम में, आपको पता ही। ये बोलता है कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, उसकी रिएक्शन पहले NaOH के साथ करवाते हैं तो A बनता है, और उसका फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो B बनता है। बिल्कुल NaOH से करवाएंगे तो आपका खुद का माइंड, हालांकि अपन ने NaOH के साथ में रिएक्शन अभी पढ़ी नहीं है, वो उसमें आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, बट आपका माइंड भी काम करता है इतना तो, कि यार यहाँ से OH हटेगा और COOH सॉल्ट बन जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा, ये तो सॉल्ट बनेगा। तो A तो आपको पता लग ही गया होगा कि A क्या बनेगा, यहाँ मैं A हटा देता हूँ एक बार, और ये बन जाएगा COONA। आपने ऐसा क्यों सोचा, भाई ये एसिड है ये बेस है, तो एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं। चलिए इस कंसेप्ट के बेसिस पे मैंने आपको बता दिया कि ए आपका ये बनेगा COONA। अब COONA का कार्बो इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो आपको पता है क्या करना होता है, किसी इलेक्ट्रोलाइसिस जब करते तो क्या करते, ऊपर वाले रिएक्शन याद करो, मिक्स मत कर देना प्लीज़। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब कि कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब आदमी का नाम है, वुड्स भी आदमी का नाम है, तो रेडिकल बना करके प्रोडक्ट बनाओगे। तो यहाँ से ये आपका हट जाएगा, COONA हटेगा, क्या बनेगा, ये इस टाइप का एक रेडिकल बनेगा इस टाइप का एक रेडिकल, ओके। ऐसे कैसे 2 रेडिकल लेकर के आपस में कंबाइन कर लेना है, तो ये प्लस ये आपका प्रोडक्ट बन गया। आगे बात समझ में, तो ये आपका बन गया B। A और B को आइडेंटिफाई करने को बोलेगा, बता दोगे आप। अगला रिएक्शन क्या है, NaOH और COOH। तो ये तो आपका रिएक्शन हो गया कौन सा, कॉल्बे। कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉल्बे। और कॉल्बे जब भी होगा रेडिकल बनाओगे और रेडिकल को जोड़ोगे, यही बात करी थी अपन ने। यहाँ क्या होगा, ये हैं रिएजेंट डीकार्बोक्सिलेशन के, किसके, डीकार्बोक्सिलेशन
लेसन के। तो आपको बात याद रखनी पड़ेगी क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन में भैया ने क्या बताया था, कुछ नहीं करना है, सिंपल COOH हटा देना ग्रुप। तो यहाँ से जो COOH ग्रुप है इसी को हटा दोगे आप, कोई आपको करना तो है नहीं कुछ। तो COOH ग्रुप को हटा दोगे तो आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो कितना अच्छा सा क्वेश्चन था ये, उसका केमिस्ट्री एट ए ग्लांस का क्वेश्चन है, ठीक है, और एरन के पेपर में आता रहता है। तो ABC को आइडेंटिफाई कर दोगे ना आप, दोनों रिएक्शन का मिक्स क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको करवा दिया है, बहुत आसान था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको रिवीजन के लिए मैंने ऐसे दिया है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की रिएक्शन। आज अपन ने पहले मैं बात कर दूँ यहाँ पे, अपन ने पहले यहाँ आज की समरी की बात करते हैं, थोड़ी समरी लिख देते हैं, उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। आज की समरी की बात ये है कि आज अपन ने एक तो पढ़ा है वुड्स रिएक्शन, ठीक है, उसमें RX दिया होगा, रेडिकल बनाएंगे, फिर उन दोनों रेडिकल को जोड़ देंगे। ओके, दूसरा पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें क्या पढ़ोगे, RCOONA। इसमें भी क्या होगा, रेडिकल बनाओगे और रेडिकल को ऐड कर दोगे, COONA इसमें हट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें निकल जाएगी। एक पढ़ा अपन है डीकार्बोक्सिलेशन, इसमें क्या होगा, RCOONA होगा। इसमें क्या होगा, इसका नाम है डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, और इसमें दिया होगा रिएजेंट NaOH और CaO यानी चूना, तो इसको चूना लगाना आपको। तो यहाँ से सिर्फ रेडिकल नहीं बनाओगे, सिर्फ R निकालोगे और उसको एक हाइड्रोजन पकड़ा के रफा दफा कर दोगे। समझ में आती बातें आपको, आती है ना? ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रोडक्ट कैसे बनाना है, NCERT इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी बातें इंपॉर्टेंट थी मैंने NCERT की डिस्कस कर ली आपसे। चलिए एक क्वेश्चन है, ये आपको दिख गया होगा कि भैया यार ये तो एल्कीन दी हुई है, एल्कीन दी तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, और इसने करवा भी रखी है, यहाँ पे OH ऐड करवा रखा है। OH ऐड करने की अपन एक टेबल बना करके बातें की थी। एक तो थी अपने पास में सिंपल H+H2O वाली थी, उसमें क्या करना था, उसमें क्या होता भाई, H+H2O में इसमें रीअरेंजमेंट होता, और इसमें अगर OH लगता ना तो सबसे स्टेबल तो यहाँ बनता, और यहाँ OH यहाँ लगना चाहिए था। लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, बिल्कुल लगना चाहिए था। फिर था हाइड्रोबोरेडेशन ऑक्सीडेशन दूसरा, इसमें बिना रीअरेंजमेंट के 1 डिग्री प्रोडक्ट बनता है। 1 डिग्री मतलब OH लगना चाहिए था, यहाँ पर लगना चाहिए था, बिल्कुल यहाँ क्या लगा रहा है 2 डिग्री पे। तो हाइड्रोबोरेडेशन ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन थी उसमें 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट बनता था, ये देखिए 2 डिग्री वाला, ठीक है। इसमें क्या बनता था, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, कुछ भी बन सकता था। हाइड्रोबोरेडेशन ऑक्सीडेशन में क्या बनता था, 1 डिग्री प्रोडक्ट बनता था। और यहाँ कौन सा बनेगा, अब आप बोलोगे भैया आपने बोला था रिंग में जब होगा तो हाइड्रोबोरेडेशन ऑक्सीडेशन में भी 2 डिग्री बनेगा, ये रिंग में नहीं है, ये डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है, इस बात का याद रखो, ठीक है। तो इसका आंसर थर्ड होगा। सेकेंड डिग्री अल्कोहल बन रहा है, एल्कीन से सेकेंड डिग्री अल्कोहल बन रहा, मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है। ओके आगे बढ़ते हैं। मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, अभी आज ही अपन ने पढ़ा है, जस्ट पढ़ा ना, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ा, कॉल्बे और वुड से ये भी पढ़ा कि इनसे नहीं बना सकते, और बट इससे बना सकते हैं, जस्ट अभी बात की, NCERT की लाइन थी ये। तो कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस इज कंप्लीटेड बाय, तो आपने देखा कि कॉल्बो इलेक्ट्रोलाइसिस को अपन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ रहे हैं, तो फ्री रेडिकल तो इसमें चल रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस भी हो रहा है, तो इसमें आयंस भी बन रहे हैं, तो इसकी मैकेनिज्म आयनिक प्लस फ्री रेडिकल होगी। तो इसमें क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेंगे और उसके बाद में वो फ्री रेडिकल आयनिक मूवमेंट करेंगे, तो फ्री रेडिकल फॉलोड बाय आयनिक मैकेनिज्म। ये एक अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। ओके, अगला आयोडीनेशन। आयोडीनेशन के बारे में अपन बहुत बातें कर चुके कि भैया आयोडीनेशन जो होता है वो क्या होता है, उस रिएक्शन की एक दिक्कत ये होती है, एक कमजोरी ये होती है, एक समस्या पैदा ये हो जाती है कि आयोडीनेशन रिवर्सिबल होता है। उस रिवर्सिबल रिएक्शन को रोकने के लिए आपको लेना पड़ेगा HNO3 या फिर पर आयोडिक एसिड, बताई थी बात ये। ओके चलिए आज इतना ही है, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप
आपको ये PDF मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में होंगे ही होंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में होगा। और दूसरी बात है कि आपको वो टेलीग्राम बिल्कुल भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। नहीं करना मतलब नहीं करना। जो वीडियो देख रहा है कंप्लीट, वो टेलीग्राम सिर्फ़ और सिर्फ स्पेसिफिक है, उसी के लिए है। और ना ही वहाँ से कोई फ़ाइल प्लीज़ आप शेयर नहीं करोगे किसी के साथ में, कोई सी भी फाइल। वहाँ मैं आपको बहुत सारी अच्छी सी बुक्स की PDFs भी दूंगा, और अपन जो पढ़ रहे हैं वो भी दूंगा। और आपके कुछ डाउट होंगे तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हो। ओके, तो वो अपना स्पेसिफिक टेलीग्राम है।